गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बेटा +2 केमिस्ट्री के अंदर है हम। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। मिक्स सा है, मोस्टली पार्ट बायो का है और उसी में से कुछ पार्ट हम केमिस्ट्री का निकालेंगे। तो ये सारा सिस्टम पढ़ने से पहले आप ना कुछ बेसिक है ऑस्मोटिक प्रेशर पर पहुंच जाएंगे। अगर आप मुझसे डेफिनेशंस लेना चाहें तो मैं सीधी सी एक डेफिनेशन दे दूं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस। बस मतलब कई बार आप लोगों को बोला गया है कि सामने वाला जैसे बोलता है उसको उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में जवाब दें। ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले कुछ बायो की टर्म्स हैं उनको देखिएगा। कुछ यहाँ सबसे पहले हमारे पास ये सॉल्यूशन की कैटेगरी आ रही है। यहाँ पर मैंने लिखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। गाइस बहुत काम आने वाला है ये हमारा। व्हेनेवर वी कंपेयर, पहले की वीडियो में भी बताया था, व्हेनेवर वी कंपेयर द टू सॉल्यूशन, वन विच लो कंसंट्रेशन इज नोन एज हाइपोटोनिक, another with higher concentration is known as hypertonic, or whenever we compare the two solution, if both have the same concentration then that is called as isotonic solution is there। अब गाइज ये समझ में आने से पहले 9th में याद करो, बायो वाली मैडम बहुत कहती थी द आउटर कवरिंग ऑफ ए लिविंग सेल्स इज नोन एज ए मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। याद आ रहा होगा आपको। कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि इट इज़ द आउटर शीथ विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। मतलब सेल को जो शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वो मेम्ब्रेन है, जो सेल ऑर्गेनेलिज को किसी प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर रखती है। अब कहने को वो जो मेम्ब्रेन थी 9th-10th क्लास की, आज वो थोड़ी सी ओपन होकर के आई है। मेडिकल साइंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन मेडिकल वाले थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। नाउ द मेम्ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने मेम्ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वन इज परमिएबल। गाइज परमिएबल दैट मीन्स टू परमिट, दैट मीन्स टू अलाउ। एक ऐसी मेम्ब्रेन दैट इज एबल टू परमिट ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू एंड फ्रो, इधर उधर। दैट मीन्स एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, सॉल्यूट पार्टिकल्स को, दोनों को अगर परमिट कर दे अंदर या बाहर, देन दैट इज कॉल्ड एज परमिएबल मेम्ब्रेन। कई बार केमिस्ट्री से अगर कनेक्ट करें तो हम इस मेम्ब्रेन को ओपन सिस्टम के लिए चैनल भी बोल सकते हैं। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मटेरियल और मैटर दोनों को एक्सचेंज करवाने में कैपेबल होती है। सेकंड इज इम्परमेबल। जब भी ऐसा नाम आता है इम्परमेबल तो पीछे से आवाज आती है बार्क। इम्परमेबल मेम्ब्रेन दैट मीन्स द मेम्ब्रेन विच prohibited the entry of all kinds of solute and solvent particle is called as impermeable। वो हमारे पास से impermeable membrane है, prohibited कर देगी। उसके बाद गाइज ये तीसरे वाली है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन विच इज़ एबल टू अलाउ द पासेज ऑफ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को अलाउ करेगी, देन दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन बैग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन। आई रिपीट अगेन, बहुत बार अलग अलग टीचर अलग अलग बुक अलग अलग नाम से बोलेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन बैग, कुछ भी बोल दीजिएगा। ऑल ऑफ दीज आर द नेम गिवन टू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज दैट मेम्ब्रेन थ्रू विच द सॉल्वेंट पार्टिकल आर इजीली कैपेबल टू मूव हेयर एंड देयर, देन दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या करना है गाइज, अब वो बंदा बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्सचेंज के लिए अगर कैपेबल है तो हम सबसे पहले 2 प्रोसेस करते हैं। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़े हैं क्लासेज में। वन इज प्लाज्मोलाइसिस और सेकेंड इज डी प्लाज्मोलाइसिस। और इनडायरेक्ट रूप से हम बोलते हैं कि वन फैक्टर हु इज बिहाइंड द प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। तो जब भी ये नाम आते हैं प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस तो इनके पीछे 2 फैक्टर खड़े हैं। एक का नाम है एंडोस्मोसिस और दूसरे का नाम है एक्सोस्मोसिस। तो गाइज ये एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस प्रोसेस होने के बाद जो कंबाइंडली जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी का नाम या तो प्लाज्मोलाइसिस होगा या डी प्लाज्मोलाइसिस होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा वो देखिएगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ, अगर सराउंडिंग में सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, आप नोट करके रखेंगे, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है इट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है।
बच्चा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम और सोल्यूट ज़्यादा है। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम है और सोल्यूट ज़्यादा है, अगर ऐसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर कोई लिविंग सेल अगर कभी भी प्लेस या पुट कर दी तो गाइज लिविंग सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो लिक्विड मटेरियल है वो सेल के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा एंड सेल विल स्टार्ट टू श्रिंक, और सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स और सेल हमारी श्रिंक करना शुरू कर देगी। इस तरह की मूवमेंट जिसमें से साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म विल स्टार्ट टू मूव आउट whenever that is put in hypertonic solution। जब उस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे तब अगर उसके अंदर से प्लाज्मा बाहर आ रहा है then the cell organelles start to shrink at a point and this process is known as plasmolysis। ये प्रोसेस हमारे पास प्लाज्मोलाइसिस है एंड सेल एज ए रिजल्ट इज फॉर्म्ड एज प्लाज्मोलिज्ड सेल। और बच्चा नाम सामने आया हुआ है, प्लाज्मोलाइसिस आर डन एट द कॉस्ट ऑफ एक्स ऑस्मोसिस हो गया इसका मतलब। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर द हेल्दी सेल और द प्लाज्मोलिज्ड सेल। अब आपको क्या करना है, प्लाज्मोलिज्ड सेल जो श्रिंक कर गई एक पॉइंट पे, उस सेल को लेकर के एक कंटेनर में डिस्टिल्ड वाटर लीजिएगा। That means the solution in which solvent are infinite and solute are negligible. Solvent are infinite and solute are negligible। ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर आपने वो प्लाज्मोलिज्ड सेल रख दी तो प्लाज्मोलिज्ड सेल इमीडिएटली वाटर अंदर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सेल में जितना सॉल्वेंट है बाहर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। और हर बार क्या होता है, मूवमेंट कैन बी डन फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। और किस में से हो रही है मूवमेंट? थ्रो हाई लेवल टू लो लेवल थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हो रही है। ऑस्मोसिस तो हो रहा है, और अब की बार ऑस्मोसिस होने से सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है। इट मीन्स cell organelle as a whole the cell start to swell up, और अगर प्लाज्मोलिज्ड थी तो दैट विल स्टार्ट टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप साइज एंड स्ट्रक्चर। अपने शेप साइज और स्ट्रक्चर्स दोबारा से गेन करना शुरू कर देगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए डीप्लाज्मोलाइसिस। और गाइस सेल हेल्दी सेल जो दोबारा से बन गई दैट इज ए डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड दैट कैन बी डन एज द कॉस्ट ऑफ एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्लियर हो गया? अब हमारे पास एक बात निकल करके आ रही है कि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम, या सोलेंट पार्टिकल की मेनली मूवमेंट ऑफ द सोलेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ए ऑस्मोसिस। और गाइज अब सुनिएगा, if the solvent particle move through the semi-permeable membrane and start to increase or decrease the volume of the solvent in another container, अगर किसी दूसरे कंटेनर में solvent की concentration या amount को कम या ज़्यादा करती है then that must affect its pressure, वो उसके प्रेशर को अफेक्ट करेगी and that pressure is known as a osmotic pressure। वो osmotic pressure होगा। एक कॉमन एग्जांपल देते हैं हम, इन द रेनी सीजन लोग बोलते हैं ऐसा कि इन द रेनी सीजन वुडन डोर गेट बी जाम देयर, जाम हो जाते हैं बारिश के दिनों में, दैट गेट बी स्वेल अप देयर, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया और स्वेल अप कर देते हैं। एक लोग बताते हैं कि एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में जो माउंटेन्स चट्टानों को फाड़ा जाता था वहाँ पर भी लोग ऐसी स्पेशल वुड को प्रीफर करते थे, दोज इजीली कंडक्ट द वाटर। तो जहाँ पर क्रैक आते थे माउंटेन्स में वहाँ पर वो लकड़ी डाल करके लोग पानी डालते रहते थे, जैसे ही वो लकड़ी स्वेलअप करेगी और इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता था कि आपकी चट्टान फट जाती थी। तो गाइज ये एक्टिविटीज़ आज से नहीं, नेचर में कभी से है एंड दीज आर डन एट द कॉस्ट ऑफ ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर के आ रही है हमारे सामने, उसमें यहाँ पर है गाइज, कह रहे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस करना है गाइज। आप हमें लैब के अंदर करके बताएंगे कि हाउ द डिमॉन्स्ट्रेशंस कैन बी टेकन प्लेस इनसाइड द लैब। तो हमारे, और कई बार बोलते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एग एक्टिविटी, हमारे पास 2 रॉ एग है, कच्चे अंडे ले लीजिएगा 2, और गाइज बाई टेकन द 2 रॉ एग, फर्स्टली प्लेस देम, ध्यान से सुनते जाइएगा मुझे, फर्स्टली प्लेस द रॉ एग इन ए कंटेनर दैट हैव द वाटर एंड HCl इनसाइड इट। मतलब आपको पानी में 2-3 बूंदे HCl की डालनी है, HCl।
पहला काम एक कंटेनर लेना है, दूसरा काम कंटेनर में एग पुट करके पानी डालना है और फिर 2-3 बूंदे आपको HCl की डालनी है। Whenever HCl are put there, जैसे ही उसके अंदर HCl डालेंगे, द आउटर हार्ड लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जो हार्ड लेयर है दैट विल स्टार्ट टू डिजोल्व इनसाइड द वाटर, वो वाटर में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी। अगर वो वाटर में डिजोल्व होना शुरू हो गई तो अंदर जो मेम्ब्रेन निकल करके आ रही है दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, वो हमारे पास सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। इन दिस वे फर्स्ट स्टेप हुआ हाउ द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन आर क्रिएटेड इनसाइड द एग। आप एग में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कैसे क्रिएट करेंगे? तो सिंपल है, बाय डिपिंग द रॉ एग इन HCl कंटेनिंग वाटर। वाइट और कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व हो गया, उसके बाद मेम्ब्रेन बाहर आ गई है। नाउ गाइज यू हैव द 2 वे टू पुट द एग विद द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब आप उस एग को बहुत ध्यान से पकड़ करके 2 अलग अलग सॉल्यूशन में डालिएगा। सॉल्यूशन 1 दैट हैव द वाटर ओनली, सॉल्यूशन सेकंड दैट हैव द शुगर सॉल्यूशन ओनली। तो जब आप उस वाइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की आउटर लेयर हटने के बाद उस एग को उठा करके पानी में डालेंगे, देन दैट स्टार्ट टू स्वेल अप, वो इमीडिएटली स्वेल अप कर जाएगा लाइक रेजिन पुट इनसाइड द वाटर। जैसे किशमिश पानी में डालते हैं वो फूल जाते हैं। अगर एग स्वेल अप कर गया तो एंडोस्मोसिस हुआ है, और एंडोस्मोसिस अगर हुआ है देन दैट स्टार्ट टू क्रिएट द प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। Suppose after a definite interval of time you not withdraw the egg, precaution से कई बार पूछ लेता है, अगर हम एग को कंटेनर से बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? द आउटर मेम्ब्रेन मे गेट बी ब्रस्ट, फट जाएगी। और किसके कारण फट रही है? एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंडली दूसरे वाले एग में क्या हुआ गाइज? सेकेंड एग is put inside a concentrated sugar solution। सेकेंड एग कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया था। जो शुगर सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया था सेकेंड वाला, दैट कंटिन्यूसली स्टार्ट टू श्रिंक देयर बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड दैट एग कंटिन्यूसली गोज ऑन डिक्रीजिंग, लगातार घट रहा है। तो आई होप ये वाली एक्टिविटी भी आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड देखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बाय डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब की बार आपको डिमोन्स्ट्रेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर को। यहाँ पर आप ऑस्मोसिस को डिमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। गाइस देखो, ये एक थिसल फनल है, इस थिसल फनल के बेस को आपने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से बाइंड अप कर रखा है, यानी कि इस ट्यूब के बेसल पार्ट को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से बांध दो। इसके अंदर यहाँ तक ए पॉइंट तक आपने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इसके अंदर, और इसको पूरी को वर्टिकल सेक्शन में स्टैंड के साथ प्लेन वाटर के अंदर डिप कर दिया। तो क्या होगा? मुंह, अब शुगर सॉल्यूशन है तो पानी कम है, चीनी ज़्यादा है, बाहर की तरफ प्योर वाटर है, शुगर है ही नहीं, तो सॉल्वेंट विल स्टार्ट टू मूव आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द थिसल फनल। इस थिसल फनल के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस। द लेवल ऑफ द प्लाज्मा इनसाइड द थिसल फनल इज कंटिन्यूसली गोज अप, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, देन दैट कैन कैपेबल टू क्रिएट द प्रेशर। अब अगर आप ए पॉइंट के ऊपर उंगली दबा करके रखें तो आपके दबाने से ये रुकेगा नहीं, लगातार लिक्विड ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता हुआ जाएगा एंड देन दैट रीच अप टू बी। इट मीन्स प्रेशर मस्ट बी क्रिएटेड बाय द लिक्विड टू द इंटीरियर वॉल ऑफ द ए, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट लिक्विड कंटिन्यूसली रेज अप इनसाइड दिस थिसल फनल। इस थिसल फनल में कंटिन्यूसली हमारा लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा एंड दिस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू दिस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस। ये हमारे पास एंड ऑस्मोसिस कहलाएगा। और कह रहे गाइस, इन बोथ द एक्टिविटीज there is a special type of pressure which is called as osmotic pressure which is responsible to complete this title। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।